प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही की इतिहास के विभाग की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की, जिसका समय 1320 से 1325 के मध्य रहा। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी उसका नाम था और इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। सुल्तान बनने से पहले ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर था। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गयासुद्दीन के पिता कोरोन तुर्क के गुलाम थे। अब हम बात करते हैं इसके शासन या शासनकाल की। इसने तुगलक वंश की स्थापना की और 1320 से 1325 तक दिल्ली पर अपना राज्य या शासन संचालित किया। मंगोलों के विरुद्ध गयासुद्दीन की कठोर नीति का संपादन किया। उसने मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया। उसने अमरोही की लड़ाई में 1305 में मंगोलों को पराजित किया। जब गयासुद्दीन मुल्तान से दिल्ली चला गया तो उसने सुमरुक कबीले के लोगों ने विद्रोह कर दिया, ठट्टा पर कब्जा कर लिया। तुगलक ने ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का और ख्वाजा खातिर को बकर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने सेहवा का कार्यभार मलिक अली शेर के सौंप दिया। 1323 में गयासुद्दीन ने अपने पुत्र जूना खां, जिसने बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन स्थापित किया, को काकतीय की राजधानी वारंगल के अभियान के लिए भेजा। वारंगल से आने के बाद या वारंगल के राज्य में घेराबंदी के परिणाम स्वरूप काकतीय वंश का पतन हुआ और इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया गया। 1323 में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राज्य के मंत्रियों और रईसों के साथ एक लिखित समझौता संपादित किया। उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवाया। अब हम बात करते हैं उसके विजय अभियान की। खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन को दिग्बालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में वो मुल्तान, उच्च तथा सिंध के चतई खान के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य संपादित करता है। 1321 में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वह काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव को पराजित करने में असफल रहा। 1323 में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादे जूना खां को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व स्थापना के लिए भेजा। जूना खां या जिसे जोना खां के नाम से भी जानते हैं, वारंगल के कातकीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित करने में सफलता प्राप्त करता है और इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत का अंग या राज्य में मिलाया गया। इन राज्यों में सर्वप्रथम वारंगल था। गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी शासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परित्याग कर दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाने का कार्य संपादित किया। गयासुद्दीन जब बंगाल में था तब उसे सूचना मिली कि उसका पुत्र जूना खां निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह औलिया उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी। औलिया ने उत्तर दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। हिंदू जनता के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित करने के लिए जहां
पक्षपात या अत्याचार की नीति अपनाई, वहीं गयासुद्दीन ने 4 वर्षों में ही बिना किसी कठोरता के ये संभव कर दिखाया। अब हम बात करते हैं उसके आर्थिक सुधारों की। सुल्तान ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति और नरमी के माध्यम से संतुलित रस्म-ए-मियान नाम की नीति का संपादन कर उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 भाग या 1/11 भाग लेने के आदेश जारी किए। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष से मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के शासनकाल में उन्हें प्राप्त थी। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि भी पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति का संपादन किया। उसके द्वारा अपनाई गई नीति, जिसे बर्नी ने रस्म-ए-मियान अथवा मध्यम पंथी नीति का नाम दिया। अब हम बात करते हैं उसके राजस्व सुधार की। अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा जनता को प्रोत्साहित किया। शुद्ध रूप से तुर्की मूल का होने के कारण इस कार्य में उसे कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। गयासुद्दीन ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा और उसने एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/10 से लेकर 1/11 के भाग तक की वृद्धि नहीं करने के आदेश दिए। उसने सिंचाई के लिए नहरों और जलकूप या बाग भी लगवाए। अब हम बात करते हैं उसके सार्वजनिक कार्य की। जनता की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में गयासुद्दीन ने पुराने किलों, पुलों, नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को उसने सुदृढ़ करने का श्रेय दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक इन कार्यों के लिए अग्रणी माना जाता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। शारीरिक यातनाओं द्वारा राजकीय ऋण वसूल करने पर उसने प्रतिबंध लगवा दिया था। उसकी धार्मिक नीति। गयासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बाकी मुसलमान शासकों जैसा ही शैतान था, जिसने बेकसूर हिंदू और बौद्ध का कत्लेआम किया। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और सिद्धांतों को वो सावधानी पूर्वक पालन करता था। उसने इस्लामिक जनता के लिए नियम पालन करने के लिए कठोर दबाव डाले। उसने राज्य के बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति शत्रु भाव तो नहीं रखा, किंतु उनके प्रति दया भी नहीं अपनाई। अब उसकी अंतिम समय या मृत्यु। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहा था, तो लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर के एक महल में, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित कराया था, में सुल्तान गयासुद्दीन ने प्रवेश करते ही वह महल भर-भरा कर गिर गया, जिसके नीचे दबकर मार्च 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जोना खां, जिसने बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्ता की द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है, जिसको आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं। एक तरफ उसका मकबरा है, दूसरी तरफ उसके द्वारा निर्मित किया गया तुगलकाबाद का दुर्ग है। इस तरह हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की सत्ता स्थापना करना, उस राज्य को स्थिर करने का कार्य उसके द्वारा संपादित किया गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।